हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड द्वारा जो क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 क्लास एक्स सब्जेक्ट इंग्लिश, ये आपका टोटल कितने समय का होगा? टाइम इसमें 3 हो रहेंगे। बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल यही एग्जैक्ट इसी तरह का पैटर्न होगा। और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 80। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन है। सबसे पहले क्या आएगा? सेक्शन है। इसमें कितने सेक्शन होंगे? सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में क्या रहेगा? रीडिंग। सेक्शन ए में आपके टोटल 2 पैसेज रहेंगे जिन्हें आपको सोल्व करना होगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 रहेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना है। और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें टोटल कितने 5 क्वेश्चन होंगे जिन्हें हमें सोल्व करना है। और पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। तो मतलब टोटल 5 नंबर का आपका ये पहला पैसेज होगा। तो देखिए, सबसे पहले पैसेज के आंसर देख लेते हैं हम। तो अभी मैं आपको ओरल समझा रहा हूँ। मैं इसके बाद आपको पीडीएफ दे दूँगा जिसमें आप उसके आंसर सोल्व किए हुए दूँगा। तो चलिए, इसके आंसर देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, साइलेंस सीम्स टू बी द इसेंस ऑफ। तो इसका आंसर रहेगा नॉन कम्युनिकेशन। क्या रहेगा इसका आंसर? नॉन कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, ऊपर जाकर देखते हैं कहाँ पर लिखा है नॉन कम्युनिकेशन। ये इसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन, साइलेंस वुड सीम्स टू बी इसेंस ऑफ नॉट कम्युनिकेशन। यहाँ से मैंने ये आंसर देखा है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, फॉर द लिस्टनर साइलेंस केम। तो इसका आंसर होगा ये चौथा वाला, बाय टाइम। देखिए यहाँ पर किधर गया? बाय टाइम, बाय टाइम कैन बिल्ड अप टू एंड द ग्रेट मैन गिव्स। देखिए यहाँ पर है, इट इज़ अन इसेंट कंपेरिजन ऑफ द टाइमिंग ऑन वन टाइम डिलीवरी फॉर द लिसनर साइलेंस कैन बाय टाइम। तो साइलेंस कैन बाय टाइम, तो इसका आंसर क्या होगा? बाय। इस सेकंड वाले का आंसर होगा बाय टाइम। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइलेंस कैन बिल्ड अप। तो इसमें ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए, हम इसको पैसेज में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इट कैन बिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर व्हाट इज टू कम। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा इसमें? इस क्वेश्चन में हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला। अब अगला क्वेश्चन है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड साइलेंस इज। तो इसकी एब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? साइलेंस की, साइलेंट। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइनम्स ऑफ गेज। तो हमें इसका साइनम मतलब कि पर्यायवाची, तो इसका होगा मेजर। इसका आंसर होगा मेजर। अब देखिए, इसके आगे एक और पैराग्राफ दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम इसके आंसर बता देता हूँ मैं आपको एक साथ। आपको कॉपी में कैसे लिखना है। तो देखिए, पहले पैसेज के आंसर ये रहेंगे, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और आपको आपकी कॉपी में ऐसे ही लिखने हैं जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो चलिए, अगले पैसेज को देखते हैं। तो देखिए, ये दूसरा पैसेज है। आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना है, तभी आप इसके आंसर सोल्व कर पाएंगे। आपको इनके आंसर देने से पहले पैसेज को कम से कम 2 या 3 बार तो ज़रूर पढ़ना है, तभी आप इसके सही आंसर दे पाएंगे। मैंने इस पैसेज को पहले ही पढ़ लिया है, तो आप भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छी से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, हम इसका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वॉट इज़ वीकनेस। तो इस पैसेज के अनुसार वीकनेस क्या है इनने पूछा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर चौथा ये सही होगा, डिजीनियन। ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वीकनेस, तो ऑप्शन नंबर चौथा डिसीजन। अब अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। तो इस पैसेज का हमें एक सूटेबल टाइटल बताना है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें अ यूनाइटेड नेशन इसके बारे में बताया गया है। तो इसका सही सूटेबल टाइटल क्या होगा, अ यूनाइटेड नेशन। अब अगला क्वेश्चन है, टू विन अ बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क अस। तो इसमें आप इसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, वन मैन। इसका आंसर क्या निकलेगा, वन मैन। आप उसमें अच्छे से पढ़ लेना है, आपका आंसर अपने आप ही आता जाएगा। तो डी वाला क्वेश्चन है, डिवाइड एंड कॉन्क्यू वाज द मोटो। तो ये किसका वाक्य था, तो ये नेपोलियन ने कहा था डिवाइड एंड कॉन्क्यू, क्या है वो। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, इफ वी आर डिवाइड वी। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक सेंटेंस रहेगा, इफ वी आर डिवाइड वी फॉल। ये एक सेंटेंस आपको इस पैसेज में मिल जाएगा। आपको अच्छे से पैसेज पढ़ेंगे तो आपको जल्दी जल्दी सब आंसर मिल जाएंगे। चलिए मैं आप इसको इस पैसेज के आंसर बता देता हूँ। तो इस पैसेज के आंसर ये हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा क्या आ गया है, सेक्शन बी आ गया है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन बी। रीड द पैसेज एंड मेक नोट ऑन इट एंड आल्सो गिवन अ सूटेबल टाइटल। तो ये क्या गया है, हमारा नोट्स और टाइटल आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, ये हमें एक पैसेज दे दिया है इनने, हमें इसको अच्छे से रीड करना है, जिसके बाद में इसका एक सूटेबल टाइटल मतलब एक टाइटल देना है और इसके नोट्स बनाना है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके, या फिर आप यू आर रख है ना, तो आपको इसका टाइटल बनाना है। तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसका टाइटल और ये नोट्स बना दिए हैं। तो देखिए इसका टाइटल है इन्वायरमेंट पोल्यूशन और इसके नोट्स ये हैं इस प्रकार। आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे तो आपको परीक्षा में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न से लिखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, यहाँ पर हमें एप्लीकेशन लिखने को बोले गए। पहले क्वेश्चन में, यू आर अरुण त्रिपाठी रीडिंग इन क्लास मतलब 10th गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। तो यहाँ पर हमें सभी कॉन्टेक्ट दे दिया है। हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखना है। यह अथवा में हमें दिया है, यू आर राकेश मेहरा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मनीष इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर योंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो हमें इन दो में से एक लिखना है, हमें अथवा में दिया है। तो मैं इसको आपको ऊपर वाले इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, आपको ये एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। देखिए ये आपको इसी तरह बिल्कुल इसी पैटर्न में लिखनी है। इस एप्लीकेशन को यहाँ पर एड्रेस लिख देना है, यहाँ टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा। और यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र फ्रॉम भोपाल, मतलब यहाँ पर आपको उनने दे दिया है कि कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है, तो वहीं का ट्रांसफ़र लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर उनने नाम भी दे दिया है, क्या दिया है नाम, अरुण त्रिपाठी, और क्लास भी दे दी है। तो हमें बिल्कुल यही लिखना पड़ेगा। अगर हम अपनी मर्ज़ी से लिख देंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, राइट इजी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, 150 वर्ड्स में इसमें से किसी एक विषय पर ईजे लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको वंडर ऑफ साइंस, ये आपको मुझे लगता है कि आपको भी याद होगा, तो मैं आपको वंडर ऑफ साइंस का ईजे बता देता हूँ, आप उसे याद कर लीजिएगा। देखिए ये टोटल 5 मार्क्स का है, आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे यदि आपने इस ईजे को अच्छे से सही से लिख दिया तो चलिए मैं आपको इसका ईजे बता देता हूँ वंडर ऑफ साइंस का। ये वंडर ऑफ साइंस का ईजी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो यहाँ वंडर ऑफ साइंस हेडिंग डाल देंगे, फिर आउटलाइन लिख देंगे। आउटलाइन में कौन से 6 पॉइंट बनाए हैं मैंने, इंट्रोडक्शन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर और कंक्लूजन लास्ट में उपसार। मैं आपको जूम कर बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको दिख नहीं रहा है तो आप अपने वीडियो की
यूट्यूब पर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना जिससे कि आपको सही से दिखने लगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक स्लोगन लिख दिया, डाउन टू डस्क डस्क टू डाउन अवर डेली लाइफ डिपेंडेड ऑन साइंस, जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिल सके। और यहाँ पर पहला पॉइंट लिख दिया है इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट लिख दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से यह नोट कर लीजिए। अब अगला पॉइंट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का पूरा लिख दिया है मैंने, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद आएगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और फिर इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी, फिर जिसके बाद में कंप्यूटर, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो आप इनका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जिसके बाद इसका और फिर इसका। तो चलिए मैंने आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध बता दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अथवा में हमसे यहाँ पर राइट आर्टिकल पैराग्राफ, यहाँ पर पैराग्राफ लिखने को भी कहा था, तो हम ये ईजी कर लेते या इनमें से किसी एक विषय पर पैराग्राफ लिख देते। तो हमने क्या कर लिया, ईजी कर लिया है, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इम्पोर्टेंट ऑफ सेविंग ट्री। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट ऑफ सेविंग ट्री पर पिक्चर को देखकर अपने मन से लिखना है। तो आप इसे खुद सोल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। आपको टोटल 3 मार्क्स के हैं, तो आपको कम से कम 75 वर्ड में तो लिखना पड़ेगा। तो आप इसे 75 वर्ड में एक अच्छा सा पैराग्राफ बना लीजिएगा। तो चलिए सेक्शन सी ग्रामर देख लेते हैं। सेक्शन सी ग्रामर, तो यहाँ पर ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। तो हमें कोई भी 5 करना है, मतलब कि हमें इनमें से कोई भी 5 सोल्व करने हैं। हमें 6 कोई क्वेश्चन दिए हैं, तो हमें इनमें से किसी भी 5 को सोल्व करना है। तो सबसे पहला सोल्व कर लेते हैं अपन, सी डेज हर होमवर्क डेली। तो हमें ऑप्शन दिए हैं डू, डज, डिड। तो अब क्या आएगा इसमें, डज आएगा। क्यों? क्योंकि अगर अपन यहाँ पर क्या लिख देते, डिड लिख देते, तो डिड क्या है, पास्ट टेंस के एफर्मेटिव और नेगेटिव के, सॉरी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के है, पर लेकिन ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सिंपल है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें क्या, डज आप लिख डू हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो इसमें सी सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। अब अगला सेंटेंस है, मोहन डाइड डेज मलेरिया। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं ऑफ, फ्रॉम, फॉर। तो देखिए यहाँ पर इसके रिलेशन है, मोहन डाइट से मोहन का रिलेशन है। तो इसमें क्या होता है, कभी भी रिलेशन की बात आए तो उसमें क्या करते हैं, हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका, ऑफ का। तो आपको ये बात याद रखनी है, कहीं भी रिलेशन वर्ड मतलब ऐसा सेंटेंस आए जिसमें रिलेशन हो, डाइट और मोहन दोनों में रिलेशन है, सॉरी मोहन और मलेरिया दोनों में रिलेशन है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया, हमने ऑफ का प्रयोग किया। अब अगला सेंटेंस है, स्टूडेंट डेज ओबे देयर टीचर। स्टूडेंट डेज ओबे देयर टीचर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं शुड, मस्ट, ओट। शुड, मस्ट, ओट। तो हमें यहाँ पर क्या भर देना है, ओट। तो देखिए आज्ञा के लिए हमेशा ओट का प्रयोग होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। हमेशा आज्ञा वाले शब्दों के लिए में ओट का प्रयोग होता है, जो हमें करना ही चाहिए, जो आज्ञा हमें माननी चाहिए। अब अगला सेंटेंस है, डेज मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। तो देखिए मून क्या है, एक ही है, तो इसमें दा का प्रयोग आएगा, आपको पता ही होगा आर्टिकल में, इसमें तो दा का प्रयोग आना ही है। अब अगला सेंटेंस है, श्याम इज डेज देन सोहन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है। तो तुलना करने में कौन सी डिग्री का प्रयोग होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैं आपको डूअर्स डायरेक्ट सोल्व करवा रहा था तब। तो देखिए तुलना करने में कौन सी डिग्री आती है, कॉम्परेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री कौन सी है इन तीनों में से, टोलर, और देखिए पॉजिटिव टोल है, कॉम्परेटिव टोलर है, और सुपरलेटिव टोलेस्ट है। तो इसमें कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि हमेशा तुलना करने में श्याम इज टॉलर देन सोहन, तो श्याम सोहन से लंबा है। अब लास्ट सेंटेंस है, मैंने आपको 6 सॉल्व करवा दिए हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आपको वही अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अगला सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है,
रीता इज सिटिंग डैश राधा एंड कविता। तो यहाँ पर अमोंग और बिटवीन और इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना है शब्द और इस ब्रैकेट में भरना है। तो यहाँ पर अमोंग तो आएगा नहीं। अमोंग क्या है, बहुत सारे वस्तुओं के लिए, बहुत सारे वस्तु के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए, वस्तु के लिए आता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ दो है, तो दो के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है। बिटवीन, रीता इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड कविता। रीता राधा और कविता के बीच में बैठी है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डू एस डायरेक्ट। डू एस डायरेक्ट है और हमें इसमें से भी एनी 5 सोल्व करना है, मतलब कोई भी 5 सोल्व करने हैं। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 के ये सोल्व की हुई नहीं बताई है, तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, जिसके बाद में हम क्वेश्चन 8 को सोल्व करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर डू एस डायरेक्ट सोल्व करना है। मैंने आपको कल के वीडियो में पूरे जो बोर्ड ने प्रश्न बैंक जारी किए उसके डू एस डायरेक्ट सोल्व करवाए थे। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब हम इसका पहला सेंटेंस है आई डू माई होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव। तो आई डू माई होमवर्क, इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, आपको नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी टेंस का आपको नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए ये कौन सा टेंस है, आप सबसे पहले इस बात का पता लगाइए। तो ये सिंपल से पता चल रहा है, इसमें डू हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों? नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ये क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, हमें इसे नेगेटिव में बदलना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ये डू क्या है, अभी वर्ब ही है, डू यानी करना होता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो इसके पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगने लग जाती है, डू ऑब्लिक डस। डू ऑब्लिक डस। तो हमें क्या करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो आई एक प्लूरल नंबर में आता है, तो हमें क्या करना है, इसमें डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है। तो आई, इसका सेंटेंस बनेगा आई डू माई, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। इसका सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट डू माई होमवर्क। अगला सेंटेंस है चिल्ड्रन रीड बुक्स चेंज द वॉइस। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके वॉइस को चेंज करना है। तो इसका वॉइस चेंज करेंगे तो इसका सेंटेंस बनेगा बुक्स वर रीड बाय चिल्ड्रन। इसका सेंटेंस बनेगा बुक्स वर रीड बाय चिल्ड्रन। अब अगला सेंटेंस है रोहन इज़ माई फ्रेंड ही इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो कॉम्बाइन द सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज। तो मैंने कल ही हमने बिल्कुल इसी प्रकार का एक क्वेश्चन सोल्व किया था रिलेटिव क्लॉज में। तो इसमें क्या आता है, डब्ल्यू एच फैमिली में से किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर इसको कॉम्बाइन कर देना है। तो इसमें हम हु की मदद से कॉम्बाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये फुल स्टॉप को हटाकर हु लग जाएगा और ये प्रोनाउन हट जाएगी। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा रोहन इज़ माई फ्रेंड हु इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच। अब हम देखिए जो चौथा सेंटेंस को देखते हैं। तो चौथे सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग। तो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ ऑब्लिक हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम जब इस स्ट्रक्चर के अनुसार जमाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा इट हैज़ रेन्ड। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, वर्ब से ही ये सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा इट हैज़ रेन्ड। अब पांचवा सेंटेंस है इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन। इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन। रीराइट द सेंटेंस असिंग अनलेस इफ प्लेस ऑफ
इफ, तो इफ के स्थान पर हमें अनलेस का प्रयोग करना है। तो यहाँ यदि हम इफ का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, नोट हट जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ पर हमें इफ की जगह पर अनलेस रख देंगे, तो हमें इस सेंटेंस में किसका, यहाँ इसके बाद वाले सेंटेंस में नोट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम ट्रेन को पकड़ लोगे। यदि हम अनलेस का प्रयोग कर लेंगे तो सेंटेंस बनेगा यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम ट्रेन को पकड़ लोगे। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ट्रेन को नहीं पकड़ पाओगे, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कैन के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नोट कैच द ट्रेन। अब लास्ट सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का, उषा रन्स वेरी फास्ट शी कैन विन द रेस। कंबाइन द सेंटेंस असिंग सो दैट। तो रन्स वेरी की जगह क्या जाएगा, सो आ जाएगा, और ये फुल स्टॉप हटकर दैट शी कैन विन द रेस। तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। ये हमारे एक स्ट्रेट मतलब पार्टों में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो। तो इसका आंसर होगा फार्मर। लेंचो कौन था, फार्मर था। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसमें आ जाएगा नेल्सन मंडेला। और इन द पोएम फायर एंड आइस फायर स्टैंड फॉर। तो इसमें आएगा ग्रीड। क्या आएगा, ग्रीड। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेन वाज ऑथर फ्लाइंग। तो इसमें आएगा डकोटा। और ये वाला मुझे आंसर नहीं मिला है, तो मैं इसे जब ढूंढ लूँगा तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ पर से आप देख लेना। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेकर नाउन इन अस इन गोवा। तो बेकर को गोवा में किस नाम से जाना जाता था, पेडर के नाम से। तो मैं इसके आपको आंसर बता देता हूँ, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 की सॉल्यूशन है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोस, मतलब हमारे पाठों से ये एक्सट्रैक्ट आया है। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये कौन से कितने मार्क्स का है, टोटल 3 मार्क्स का है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपको इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, और यदि आपने अच्छे से पाठ पढ़े होंगे तभी आप इनके आंसरों को दे पाएंगे, क्योंकि इनमें हमसे वो अपने ऑथर का नाम और पाठ का नाम भी पूछ लेते हैं। तो आपको यदि पाठ के नाम और ऑथर के नाम याद होंगे तो तभी आप इनके सोल्व कर पाएंगे, तभी आपको 3 नंबर मिल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सभी अपनी बुक्स में से सभी पाठों के नाम और उनके ऑथर्स के नाम याद कर लेने हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो हमसे पूछ लिया है कि ये किस लेसन से लिया गया है ये टेक्स्ट। तो ये लिया गया है अ बेकर फ्रॉम गोवा। किससे लिया गया है ये, अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब अगला क्वेश्चन है, कबाई मीन। तो इसका आंसर तो आपको इस टेक्स्ट में मिल जाएगा। तो कबाई का मीन क्या होता है, तो कबाई का मतलब होता है अ लॉन्ग फ्रॉक। अ लॉन्ग फ्रॉक, ये कबाई उनकी ड्रेस होती थी जिसमें वो अ लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इन ऑथर चाइल्डहुड व्हाट वाज द ड्रेस ऑफ द बेकर। तो जब ऑथर बच्चे थे तो तब बेकर मतलब कि ये क्या बोलते हैं, हाँ, तो उनकी मतलब कि ड्रेस क्या होती थी जब वो बच्चे थे बेकारों की। तो बेकारों की उस समय जो बच्चे थे तब उनकी ड्रेस होती थी शर्ट एंड ट्राउज़र। इसका आंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा, इसमें ही। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इनका आंसर दे पाएंगे, इससे आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे। अब इसका ही बी नंबर में हमें रीड द फॉलोइंग
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम, पोयम से आया ये एक्सट्रैक्ट। इस आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो, ये भी 3 मार्क्स का है, इसमें भी हमसे 3 क्वेश्चन ही पूछेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है नेम द पोइट ऑफ अबाउट द पोयम। तो इसमें पोइट का नाम बताना है। तो ये पोइट किसने, ये कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, फायर एंड आइस। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोइट। तो क्या करता है वो क्रो, क्या करता है डस्ट ऑफ स्नो सेक करता है, मतलब डस्ट ऑफ स्नो गिराता है उनके ऊपर। और व्हाट वाज द क्रो, सॉरी वेयर वाज द क्रो। तो क्रो कहाँ बैठा था? क्रो ऑन हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था। चलिए मैं आप इन क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों एक्सट्रैक्ट के आंसर बता देता हूँ। ये ये क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सट्रैक्ट ए का आंसर है, और यह क्वेश्चन नंबर 10 का ही एक्सट्रैक्ट बी के आंसर है। अब तो चलिए अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 11वें क्वेश्चन से हमसे इन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, वही एक अपने प्रोजो से। तो मैं इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में लाऊंगा। यदि आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्दी इसके लिए वीडियो बना दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।